वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के बोर्ड ने 16 मई को होने वाली मीटिंग, जिसमें हॉस्पिटल के फ्यूचर से मुतल्लिक एक अहम फैसला किया जाना था, को कैंसिल कर दिया है। मगर इस सारी कंट्रोवर्सी ने और बहुत सारे अहम सवालात को जन्म दिया है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि यूसीएच को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए एक कसीर रकम की जरूरत है। पर क्या इस करंट बोर्ड की मौजूदगी में और उनके किए गए आज तक के फैसलों को नजर में रखते हुए क्या ऐसे किसी भी आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन पर दोबारा एतराज नहीं उठेंगे? आइए यूसीएच के बोर्ड के एक साबका मेंबर और कुछ मौजूदा मेंबर से जानते हैं कि यह करंट बोर्ड कैसे काम करता रहा है। इंडिविजुअल्स ने बहुत चालाकी से और मैं समझता हूं कि कानून से बाला होकर बोर्ड के नाम पे एक मीटिंग बुला ली और उस बोर्ड की फॉर्मेशन भी बदल दी, उस बोर्ड के मेंबरान भी बदल दिए। तो कॉमन सेंस का 2019 लास्ट ईयर। जी जी, यस सर। अब कॉमन सेंस की अपील मेरी ये है कि फर्ज करें कि बोर्ड की फॉर्मेशन चेंज करना थी, फर्ज करें ये होना ही था, तो कौन सी बॉडी है जिसके पास ये इख्तियार है कि वो बोर्ड की फॉर्मेशन को चेंज करके नई फॉर्मेशन की इम्प्लीमेंटेशन करे? क्या वो इख्तियार इस वक्त जो अपने आप को चेयरमैन कह रहे हैं इनके पास था या किसी और इंडिविजुअल के पास था? किसने उस मीटिंग का नोटिस भेजा? किस हाउस का, किस फोरम का वो डिसीजन था? दिस इज माय अपील टू एनीवन विद कॉमन सेंस। नहीं, बोर्ड वाज नॉट सस्पेंडेड। ये मेरा ख्याल है गलतफहमी थी। बहुत लोग चाहते थे कि बोर्ड को सस्पेंड कर दिया जाए, अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जिनकी कोई प्री थिंकिंग थी और वो इसके ऊपर काम कर रहे थे, वो यही सोचते रहे कि शायद सस्पेंड हो गया। लेकिन एक वर्किंग ग्रुप बना था, उस वर्किंग ग्रुप में मुजीब देवल साहब भी मेंबर थे, मैं भी उसकी मेंबर थी, एंथनी लैमुएल भी थे और उसको हेड कर रहे थे डॉक्टर साजिद जवाद साजिद, ठीक है। वो उसको हेड कर रहे थे। और उसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, हेल्थ सेक्रेटरीज वगैरह। और उसमें ये बड़ा क्लियरली जो इशू था, एक ये जो स्पेशल हेल्थ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उन्होंने कहा कि आप हमें ये 10 साल के लिए दे दें, हम आप इसको सीधा करके दे देंगे। तो इट वाज अ कंसेंसस और सबने यही कहा। और मुझे भी पूछा गया एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कि आप क्या समझती हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, अगर हमने इसको गवर्नमेंट को दे दें तो हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन वंस इट इज गॉन, इट इज गिवन टू द गवर्नमेंट, इट विल बी गॉन और हमें वापस नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा ये तो आई वुडंट लाइक कि हम इसको गवर्नमेंट को दे दें, हम इसको खुद ही चलाए और इसको हम हमारी हेल्प करे गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट। कमिंग बैक टू द लीगल स्टैंडिंग ऑफ द बोर्ड, आपके ख्याल में जो बोर्ड है अभी, जो इनकम्बेंट बोर्ड है जिसके चेयरमैन एंथनी लैमुएल साहब हैं, आप भी मेंबर हैं उसकी, वो लीगल है? देखिए मैं आपको बताऊं, बोर्ड कभी भी सस्पेंड नहीं हुई थी। बोर्ड को उन्होंने एक रोल मैनेज, उनका रोल था, लेकिन उसके साथ पैरेलल उन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई। स्टीयरिंग कमेटी का चेयरपर्सन एडगर को बनाया था, डॉक्टर एडगर को, डॉक्टर एडगर फिलिक्स को। उसके साथ डॉक्टर सारा सफदर थी। फिर उसके साथ उन्होंने, उनको ये कहा गया, उन्होंने और भी लोग थे, अमजद वो भी थे, साकिब थे, फिर एक दो और लोग थे जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी कुछ लोगों को अडॉप्ट करें, कॉप्ट करें, जिसमें डॉक्टर साइमन अज़राया को कॉप्ट किया गया, मुझे कॉप्ट किया गया, एजाज आलम अगस्तीन को कॉप्ट किया गया, अलेक्जेंडर जो है काशिफ, डॉक्टर साइमन अज़राया वो भी उसमें था कॉप्टेड मेंबर। मैं बात कर रहा था सीमेंस कंपनी का, जो कहा गया कि जी इसका प्रोजेक्ट था वो फेल कर दिया गया जी। उस वक्त बोर्ड के सामने एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया और कहा गया कि एक 3 मेंबर की कमेटी होगी और ये 3 मेंबर कमेटी जो है, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया उनका कि इसको पास करे बोर्ड। और इसमें जो मेन बात ये थी कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उस कमेटी के पास होगा और बोर्ड उनके किसी बात को क्वेश्चन नहीं करेगा। अच्छा। और उस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर साइमन अज़राया होंगे। तो उस वक्त हमने ये कहा जी देखें, आप प्रपोजल जरूर लाएं, आप प्रोजेक्ट जरूर लाएं,
लेकिन आप बोर्ड को इस तरह डमी बोर्ड बना के जो प्रपोजल आए ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम किसी नए कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव करने के हक में नहीं है। वी आर रेडी टू सिट विद यू टू कंसीडर एनी प्रपोजल यू हैव। तो जो उस पे झगड़ा बढ़ा वो उस कॉन्स्टिट्यूशन पे था, प्रपोजल पे नहीं था। उस एजेंडा के ऊपर अगर आप देखें लिस्ट डाउन, तो मेरे ख्याल में नंबर 9 जो पॉइंट है उसके अंदर यही है, लंच के बाद वाला अगर आप देखें तो उसमें ये है कि फॉर्मल साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द इन्वेस्टर ग्रुप। और यानी कि लंच से पहले का जो है उसके अंदर आप अभी लोगों को हेड कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के वो चीजें दिखा रहे हैं, वो अप्रूव करा रहे हैं, और लंच के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रहे हैं। तो ये कैसे नहीं होने जा रहा? शायद ये लोग लेकिन लोग आजकल बड़े अवेयर हैं और उन्होंने पता नहीं क्यों ये सोच लिया कि ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत से बोर्ड मेंबर्स जो थे जिनसे मेरी बातचीत हुई, दे वर नॉट इन अग्रीमेंट विद दिस। तो आप ये नहीं कह सकते कि बोर्ड मेंबर्स चाहते थे, बोर्ड चाहती थी। मे बी इट वाज अ फ्यू पीपल हु वर हैंडलिंग इट, जो उसको देख रहे थे, मे बी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, जिससे मैंने सुना है कि एक मेंबर जो था वो उसके साथ इन एग्रीमेंट नहीं था। तो इट वाज नॉट अ कंसेंसस डिसीजन नहीं था वो। लेकिन उसके साथ साथ अगर एग्जीक्यूटिव का डिसीजन भी होता है तो एग्जीक्यूटिव को भी बोर्ड पे लेके जाना पड़ता है। फिर इतना बड़ा अगर डिसीजन कर रहे हैं, और अगर हम इवन बाय लॉज को भी चेंज कर रहे हैं, तो वो इस तरह नहीं होते। उसकी एक प्रोसीजर होता है, उसको आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना होता है, और उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो मेरा अपनी भी बहुत ज्यादा सख्त रेजर्वेशंस थी, और इस ज़मन में मैंने एक पत्र था वो भी मैंने चेयरमैन को लिखा, और मैंने उनको बताया कि मेरा तो डिसेंट है, और आई थिंक दिस इज, अगर हम देखें यूसीएच को 33 साल के लिए दे देते, 33 साल का मतलब है लीज पे दे दिया ना, और आपकी बोर्ड का भी कोई रोल नहीं रहा, आपकी मैनेजमेंट का भी रोल नहीं रहा, आपकी जो वहां पर एम्प्लॉइज हैं उनका क्या होगा, उनकी जॉब्स चली जाएंगी, उनके बारे में हमने क्या सोचा, उनको हम कैसे ले ऑफ करेंगे। जो है बोर्ड की फॉर्मेशन पे थोड़ी सी सूरत हाल जो है फर्क है। 3 तरह का बोर्ड इस वक्त जो सामने मुझे जो अब तक समझ आई, क्योंकि हमारे मॉडरेटर बिशप ऑफ पेशावर, उन्होंने नॉमिनेट किया मेरी वाइफ को, और हम गए पिछले साल इस बोर्ड की। लेकिन उससे पहले ये बोर्ड चल रहा था और हमें सुनाई देती थी बातचीत, और उसके बाद साकिब निसार साहब की जो है वो एक वर्डिक्ट आ गई, और उस वक्त उन्होंने बोर्ड खत्म कर दिए और कोई वर्किंग कमेटी बना दी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बना दी, और मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर एडगर फिलिक्स हैं, रिटायर्ड हैं, उन्हें इसका चेयर बनाया गया। उन्होंने काफी वर्क किया, अगर आप उनसे पूछें तो ज्यादा उन्हें गहराई से पता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं साकिब निसार साहब की जो स्पेशल हियरिंग थी उसमें मुझे इनवाइट किया था, आई हैड लिसन्ड दैट हियरिंग। तो राइट आफ्टर जो कुछ उन्होंने कहा था कि अब ये काम करेगी, और ये कमेटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है वो स्टाफ के साथ मिलकर काम करेगी। मुझे नहीं पता चला वो कहाँ चीज चली गई, एकदम जो है वो फिर ये नया बोर्ड आ गया। अब जब नया बोर्ड आया तो इसमें लड़ाई थी, इसमें जो एक आपस में इख्तलाफ पड़ गया कि वो पुराना बोर्ड क्यों नहीं है, और उसमें क्यों मैथोडिस्ट का नाम चला गया, वो चर्च ऑफ पाकिस्तान का आ गया। इसमें एक बड़ा लंबा चीज चली जाती है। लेकिन ये बोर्ड ने काम किया, लेकिन वो सिर्फ एक ही दफा हमारी मीटिंग हुई, और वो भी कोई ऐसी मीटिंग थी जो बड़ी एकदम तेजी से हुई, तेजी से खत्म हो गई, और उसमें पहले से डिसाइड था बोर्ड में कौन चेयर होगा, कौन क्या था, वो चीजें डिसाइड हो गई। हमने सोचा कि ये सूरत हाल जो है वो आगे अच्छी निकलेगी, लेकिन मेरे ख्याल में जो बोर्ड के लिए सबसे बड़ी जरूरत यूसीएच की है वो रिकंसिलेशन है, कि ये इकट्ठे बैठकर इस सारी जो एम्बिग्यूटी फैली हुई है, 3 बोर्ड्स, 3 तरह के जो वर्किंग कमेटीज नजर आ रही है, एक पिछला बोर्ड, एक इसके बाद जो साकिब निसार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी, उसके बाद आपका बोर्ड। तो इसको जब तक रिकंसाइल ना किया जाए सूरत हाल वाज़ेह नहीं। अच्छा बिशप साहब, आपने भी जिक्र किया कि बहुत तेजी के साथ उस बोर्ड ने अपनी प्रोसीडिंग की और पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड था। 22 मेंबर बोर्ड है, जिसमें से आपके 5 हैं प्रेस्बिटेरियन के मेंबर्स एंड 8 हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के। किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, किसी ने उस टाइम पे ये मुद्दा नहीं उठाया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, इतनी तेजी क्या है, इतनी जल्दी किस चीज की है? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें हैं कुछ, क्योंकि एज सच फॉर माय वाइफ दैट इज फर्स्ट टाइम ऑफ हर। वो जब मैं छोड़ने गया, क्योंकि मैं भी गया हुआ था,
और पादी साहब आए हुए थे, ये रोक रहे थे कि ये बोर्ड गलत है, ये आपने गलत बना रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि हमारे मॉडरेटर साहब ने कहा तो वी शुड बी इन द बोर्ड। जब उन्होंने कहा तो वी हैव टू गो इनसाइड। तो मैं वहां गया और जब मैं बाहर आ रहा था तो जी पादी साहब कुछ टेस्ट लेकर आए थे उसी वक्त मेरे बातचीत। तो मेरा ख्याल था काफी लंबा बोर्ड चलेगा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर गया आधे घंटे के बाद मेरी वाइफ का फोन आया कि मीटिंग खत्म हो गई है तो आके ले लें। मुझे पता है कि मैं सुनीला रूथ साहिबा और बिशप लियो रॉड्रिक पॉल की गुफ्तगू सुनी। उनकी बातों से एक बात तो साफ नजर आती है कि बोर्ड के कुछ मेंबर्स ने मुख्तलिफ औकात में अपने किए गए फैसलों को नॉन ट्रांसपेरेंट तरीकों से बोर्ड से अप्रूव करवाने की कोशिश की है और किसी हद तक कामयाब भी रहे हैं। अगर आगे भी मामला ऐसे ही चलते रहे और यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल का बोर्ड महज एक रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल होता रहा तो यह बात तो यकीनी है कि इस मामले का कोई हल नहीं निकलेगा। तो फिर इस अहम इशू को कैसे सॉल्व किया जाए, आइए पहले सुनते हैं कि इस बारे में स्टेक होल्डर्स की क्या राय है। तो ये जो चीजें हैं बिल्कुल आप बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ मारूसी नहीं होनी चाहिए, ये खानदानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है यूसीएच का बोर्ड जो है एक खानदान है। और अगर मैं थोड़ी सी बात जसारत करूं तो शायद बुरा ना महसूस करें सारे, ये तख्ते लाहौर का काम है ना। तख्ते लाहौर जो है ना उसमें चाहे जब मेजॉरिटी कर लें चाहे मिनॉरिटी कर लें, ये फैसला भी तख्ते लाहौर है। ये यहाँ एक्चुअली रिकंसिलिएशन अगर तख्ते लाहौर में हो जाए ना क्रिश्चियन कम्युनिटी में तो मसला ही हल हो जाए, तो हमें कोई पूछे भी ना। उन्होंने कहा अच्छा बिशप साहब आप उधर ही रहे मुल्तान, ये आपकी जरूरत नहीं है। यूसीएच इज नोबडीज बेबी, ठीक है, ठीक है। व्हाट आई मीन इज मतलब एवरीबडी वांट्स देयर स्टेक इनटू इट, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली यू नो डर्टिंग योर हैंड्स मोर और लेस, वो यू पुटिंग योर हैंड्स इन द मड, वो कोई भी नहीं करता। मैं आपको एक क्रूड एग्जांपल देता हूं एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन कमिटिंग दिस ऑन द मीडिया। Every participating church body is supposed to give 1 lakh rupees per year to the UCH. ठीक है, ठीक है। Only the diocese of Lahore is paying 1 lakh rupees और वो अपडेट है, बाकी कोई भी नहीं पे। Ashar, I cannot blame anybody। और लेकिन लगता यही है कि कहीं ना कहीं somebody was interested। I mean, it could be the investor। इन्वेस्टर जो था वो अपने मुनाफे के लिए काम कर रहा था, उसको ये कच्ची जो जगह मिल रही थी, खूबसूरत जगह मिल रही थी, दहेज जगह मिल रही थी। कर रहा था बोर्ड के कुछ लोग उनके जल्दी करें। Well, I don't want to have any apprehensions, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा कदम नहीं था। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जब शौकत खानम लेबोरेटरीज को देने वाली बात हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ शौकत खानम के साथ, आप उस वक्त इस बोर्ड में थी या इससे पहले वाले में? ये किसने डिसीजन लिया था? शौकत बोर्ड में तो मैं तब भी थी, लेकिन शौकत खानम वाले एग्रीमेंट में भी मैं शामिल नहीं थी। अच्छा। और मैं आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट ऑल्सो। आई हर्ड अबाउट इट और मुझे उन्होंने बताया कि हम ये जो है ना शौकत खानम लैब्स जो है ये हमें कुछ परसेंटेज जो है ये हुकूमत को देंगे, अपना हॉस्पिटल को देंगे, एंड बतदरीज हर साल ये बढ़ता जाएगा। हाँ, और वो मेरा ख्याल हो रहा है। आई हैव लुक्ड एट द अच्छा वैसे आपकी इत्तला के लिए जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा नहीं, वो कम हो जाएगा। After a certain period of time, from 13%, it is going to come to 10%. The revenue of the hospital, of the जो profit sharing है, नॉर्मली तो बढ़ना चाहिए, कम तो नहीं होना चाहिए। ये कम हो रहा है यहाँ पे 13% से 10% हो जाएगा। मैं बिशप लियो की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि सबसे पहले यूसीएच बोर्ड में बैठे तमाम स्टेक होल्डर चर्च बॉडीज को अपने आपसी डिफरेंसेस से बालातर होकर हॉस्पिटल के फ्यूचर के बारे में संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है। मगर बोर्ड में कुछ कंट्रोवर्शियल इंडिविजुअल्स की अरसा दराज से मौजूदगी और उन पर कुर्बा परवरी के इल्जामात इस प्रोसेस को इम्पीड कर सकते हैं। हम इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते कि उन्होंने गुज़श्ता 20 सालों से यूसीएच के लिए क्या काम किए हैं, क्योंकि तकरीबन हर एक्शन ही कंट्रोवर्शियल है। यहाँ यह अमर भी काबिल गौर है कि आपको यही चेहरे बाकी मसीही इदारों के बोर्ड्स में भी नजर आएंगे। क्या इन शख्सियात के अलावा मसीही कम्युनिटी में कोई और ऐसा नहीं है जो इन जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभा सके? ख्याल है कि जो चर्चेज हैं ये कोई मारूसी नहीं है, अदारे भी कोई मारूसी नहीं है। बिशप साहब की जो पोस्ट हैं वो मारूसी नहीं है।
उन्होंने आना होता है, चले जाना होता है, अदारे वहीं रहने होने चाहिए, रहते हैं। लेकिन जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रॉब्लम बन जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन ये सिर्फ मारूसी नहीं होनी चाहिए, ये खानदानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है यूसीएच का बोर्ड जो है एक खानदान है। लेट मी बी मोर स्पेसिफिक, व्हाई इज इट कि हर दफा कोई आप देखें, अगर प्रेस्बिटेरियन चर्च में देखें, चर्च ऑफ पाकिस्तान में देखें, आपको वही सेट ऑफ पीपल, यू विल सी देम ऑन एवरी बोर्ड, हर बोर्ड के अंदर वही लोग हैं। स्मॉल कम्युनिटी बेटा, देखें बात ये है, यू आर राइट, आई एग्री विद यू एंड दिस इज नॉट राइट, मैं इसको कंडोन नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिंस वी आर अ स्मॉल कम्युनिटी, वी आर मोस्टली इंटर रिलेटेड। अगर हम डायरेक्टली हम आपस में रिश्तेदार नहीं होते तो हमारे बच्चों की शादियां हुई होती हैं, हमारे ससुराल के ससुराल होते हैं, यू नो, ऐसे करके रिश्तेदारियां बन जाती हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर even if two real sisters or two real brothers और जो है वो related भी हैं, and they're sitting on a board because of their own merit, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, nepotism नहीं होना चाहिए। Just because I'm somebody's sister and I have no qualification and I don't qualify for the position that I am I'm being putting on, ये गलत, ये बिल्कुल गलत है and I condemn this। हाँ, अगर मेरे में कोई टैलेंट है और मैं समझती हूँ कि मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट। आपने सुनीला रूथ साहिबा की राय सुनी, अगर उनकी राय को मान भी लिया जाए तो तब भी यह बात जस्टिफाई नहीं होती कि एक इंडिविजुअल एक वक्त में कई बोर्ड्स का मेंबर हो सकता है। इसी प्रैक्टिस की वजह से कई बासलाहियत लोग चर्च इंस्टीट्यूशंस के बोर्ड्स पे नहीं आ सकते और नतीजा हम सबके सामने है। अगर चर्च बॉडीज और कम्युनिटी ये चाहते हैं कि यूसीएच और ऐसे तमाम मसीही अदारे तरक्की करें तो उनको एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि जिसमें कोई भी इंडिविजुअल किसी एक वक्त में एक बोर्ड का मेंबर हो, ताकि वो उस इंस्टीट्यूशन के मामलात पर पूरी तवज्जो दे सके। यहाँ चर्च बॉडीज की जिम्मेदारी भी बनती है कि बोर्ड्स के लिए ऐसे मेंबर्स नॉमिनेट करें जो अपनी फील्ड्स के प्रोफेशनल्स हों और कमिटमेंट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें। हमने देखा कि यूसीएच और शौकत खानम की डील के ऊपर बहुत सारे एतराज उठाए गए हैं। अगर तमाम बोर्ड मेंबर्स अपनी मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उस प्रपोजल को प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करते तो शायद ये इशू तनकीद का निशाना ना बनाया जाता। गुज़िश्ता दिनों में यह खबर आई कि सुनीला रूथ साहिबा की काविशों से यूसीएच को सर्विसेज हॉस्पिटल के साथ अटैच कर दिया गया है और इस मद में 21 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। आइए पहले जानते हैं कि इससे यूसीएच को कितना फायदा होगा। थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो फंड है सारे, ये फंड की शेप में मिलेगा या ये इक्विपमेंट की शेप में है कि गवर्नमेंट जो है वो इक्विपमेंट। देखिए, इसमें अगर आपने खबरें देखी हैं तो इसको सर्विसेज हॉस्पिटल के साथ लिंक किया गया है। हाँ जी, सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो फोकल पॉइंट वही होगा और उनकी टीम्स जो है वही सारी जो इक्विपमेंट होगी वो सब कुछ वही उसको परचेज करेंगे और प्रोक्योर करेंगे और वो उसमें इंस्टॉल भी करेंगे। और यूसीएच की जिम्मेदारी ये होगी कि हम अपनी फैसिलिटी जो है वो हम इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारा पेरी मेडिकल स्टाफ विल बी अवेलेबल। ये मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी खिदमत है जिसमें। सुनीला साहिबा की इस एक्सप्लेनेशन के बाद यह बात तो वाजे हो गई है कि यूसीएच को इस एलोकेशन की मद में इक्विपमेंट मिलेगा, मगर क्या इस इकदाम से हॉस्पिटल फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा? यह बात तो तय है कि यूसीएच एक चैरिटी हॉस्पिटल है, पर आखिर कब तक ये हॉस्पिटल खुद चैरिटी पे चलेगा, जबकि इसके बोर्ड के मेंबर चर्च बॉडीज शायद खुद भी फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है। पास्टर साजिद मसीह और फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच ने भी एक प्रपोजल सबमिट किया था। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या प्लान है यूसीएच को बहाल करने के लिए। ऐसा है कि जब इनसे बात हो रही थी डॉक्टर साइमन अजराया से, सो उसमें आपके प्रपोजल का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जी एक क्रिश्चियन ग्रुप भी है जो कि वाज इंटरेस्टेड यूसीएच को बहाल करने में, लेकिन उनका मॉडल है कि वो पहले टेक ओवर करेंगे, फिर दे विल रेज फंड्स और फिर आगे चलेंगे। तो उनकी गुफ्तगू से तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि दे आर नॉट लुकिंग फॉर कोई चैरिटी बेस्ड कोई इस तरह की चीज कि जिसमें आप फंड रेजिंग करें और उसको उठाएं आगे। एक तो उस पर आपका मौकफ जानना चाहूंगा कि क्या इन्वेस्टमेंट के आपके प्लान थे, क्या आपने उनको ऑफर किया था, क्या मोडालिटीज थी उसकी, बताइए जरा इस पे कुछ। अच्छा, एक तो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं क्योंकि काफी चंद एक इंटरव्यूज में चेयरमैन बोर्ड यूसीएच एंथनी लेमल साहब ने भी जिक्र किया कि जी कुछ पार्टी साजिद हैं जो इसको टेक ओवर करना चाहते हैं 3 साल के लिए
और वो पैसा जो है वो इस तरह लेकर आएंगे, कोई खास रिसोर्सेज जो है वो उनके पास नहीं है, और ये भी उन्होंने कुछ शो नहीं किया कि वो कहाँ से सोर्सेज जो है वो लेकर आएंगे। एक चीज तो मैं ये बयान कर दूं कैटेगोरिकली कि वी आर नॉट, इस प्रपोजल में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि हम वी आर टेकिंग ओवर, बल्कि यहाँ पर जो जो हाँ जी मैं वो बताता हूँ, वो बोल्ड है, आप उसको आपने शायद उन्होंने इस तौर पर लिया है उसको कि ये टेकिंग ओवर है। हमने यहाँ पर ये कहा था कि वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट द जेवी एग्रीमेंट विल रीच टू इट्स कंप्लीशन। अच्छा, वो खत्म होगा, and the hospital management operation will be completely handed over to the leadership and board of directors of UCH। इसका मतलब ये है कि वो पहले हमें देंगे, हम टेक ओवर करेंगे, फिर हम उनको हैंड ओवर करेंगे। तो ये इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। हमने जो कमिटमेंट की है, हमने कहा कि हम विद इन 3 years जो 5 बेसिक जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम रिस्टोर करेंगे, जिनमें सबसे पहले रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है विच इज क्लोज्ड, लैब है जो पार्शली है चल रहा है, और गायनी का कोई एक आध का पेशेंट आता है या इमरजेंसी में कोई एक आध आता है, अदरवाइज कोई माने या ना माने हॉस्पिटल इज टोटली अनफंक्शनल। तो हमने सबसे कहा कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है और लैब जो है ये बेसिकली सारे डिपार्टमेंट्स के साथ रिलेटेड है। अगर आप मेडिकल डिपार्टमेंट शुरू करते हैं और आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आपके पास नहीं है, लैब नहीं है, तो यू कांट कंटिन्यू, आप लैब के लिए रैक्स के लिए बाहर भेजेंगे। पाजी साहब, मुझे इसमें ये बताइए कि आप इन 3 सालों में किस तरह से फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है आपके इस प्रपोजल की? वेल मैं ये आई बिलीव कि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए यू नीड 2 things। नंबर 1 यू नीड पीपल एंड देन यू नीड मनी, right? So why I'm so confident? People trust me, and I have people all around me. They have penny in their pockets, they have penny in their hand, they have penny in their banks. So once I've been said, एक दफा मुझे ये गो हेड का इशारा दिया जाए कि ठीक है जी आप करें, और फिर दूसरी बात ये है एक जॉइंट वेंचर है हमारा, एक जेबी अकाउंट जो है वो होगा, और उसमें जो भी पैसा है या जो कुछ लोग मशीन्स वगैरह जो मशीनें हैं वो खरीद कर हमें देंगे। दे हैव प्लेज्ड, दे हैव ऑलरेडी कमिटेड कि वो तो जस्ट अब उसको जो है ना वो गो हेड का इशारा मिलना है, तो लोग द पीपल विल कम टू इन्वेस्ट, पीपल विल कम टू नॉट इन्वेस्ट एक्चुअली टू डोनेट एक्चुअली बेसिकली। तो ये कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है कि हम इससे कुछ अर्न करना है। एक दफा उन्होंने एक और बात भी की है कि ये 2% इसमें से जी लेना चाहते हैं अपना हिस्सा बोर्ड। तो दिस इज बोर्ड के आप ये 2% जो है ना वो हमारा हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये हमने कहा कि हम चूंकि एक टीम के तौर पर काम करेंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट होगी, ट्रैवलिंग होगा, मीटिंग्स होंगी, सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगी, और वो भी कोई सर्टेन अमाउंट पर हम रखेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ 5 करोड़ हम लाएं तो फिर भी हम 2% उसके ऊपर लें। तो एक सर्टेन अमाउंट है जिससे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट जो है ना वो उसको कर सके। अदरवाइज वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं स्वाइस के हम इसको स्वाइस को हम एस्टैब्लिश करें। जी, आपने पास्टर साजिद की बात सुनी, पर यहाँ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड-19 से पैदा होने वाली सिचुएशन की वजह से कई डोनर एजेंसीज अपने मुमालिक पे ध्यान दे रही हैं, और शायद कुछ अर्सा तक यही सिचुएशन रहे। सो क्या किया जाए कि यूसीएच दोबारा रनिंग कंडीशन में आए और सेल्फ सस्टेनेबल हो, ताकि अपने मिशन फॉर कंपैशनेट हीलिंग को बेहतर तौर से पूरा कर सके। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड में मौजूद कुछ कंट्रोवर्शियल इंडिविजुअल्स को वॉलंटरली पीछे हटना होगा, ताकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में नए लोग आएं और मिसट्रस्ट का एलिमेंट खत्म किया जा सके। नए आने वाली मैनेजमेंट को चाहिए कि हॉस्पिटल का थर्ड पार्टी फोरेंसिक ऑडिट करवाए, ताकि हॉस्पिटल की फाइनेंशियल हेल्थ का सही तायुन हो सके। अगर यूसीएच का बोर्ड कोई प्रोफेशनल हायर करना चाहता है अपनी रहनुमाई के लिए तो जरूर करे, पर इस बात को इंश्योर करे कि हायरिंग मेरिट पे हो रही है और उस शख्स का उसको माकूल मुआवजा दिया जा रहा है, ताकि वो अपने हर एक्शन के लिए अकाउंटेबल हो सके। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल को पैसे नहीं देंगे तो फिर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स लाए जाएंगे और बात वहीं की वहीं रह जाएगी।
आखिर मैं यही कहूँगा कि यूसीएच के इस मामले ने हम सबको ये मौका फराहम किया है कि हम एज अ कम्युनिटी अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें और कोशिश करें कि माजी की गलतियों से सीख कर अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करेगा कि हम और बेहतर तौर से इश्यूज को समझकर आप तक ना सिर्फ हकायक ला सकें बल्कि उनके सोल्यूशंस पर भी बात करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।